हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 8 में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, सबसे पहला हेडिंग है इसमें कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो द सबस्टांस विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स, यानी सभी ऐसे सबस्टांस जो अपने अंदर से करंट पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl हो गया, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हो गया। तो ये सारे सबस्टांस को हम कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक। क्योंकि इन सबस्टांस के अंदर क्या है, करंट आसानी से फ्लो हो सकती है, ठीक है। अब ये कंडक्टर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। यदि मैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स की बात करूँ तो मेरा कंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं मेटालिक कंडक्टर, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम आयनिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इसमें जो भी डेफिनेशंस है और जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगी उनको प्रॉपरली हमें करना होगा, जिससे कि हम क्या है इससे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, राइट। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कंडक्टर्स दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंडक्टर मतलब टू टाइप्स, मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में, यानी द कंडक्टर्स इन विच द फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। यानी ऐसे सभी कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों होता है, बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट के कारण क्या है उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इसलिए उनको मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोला जाता है। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये सब हमारे क्या हो गए मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। क्योंकि क्या है इनमें जो मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो किसकी हेल्प से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, इसलिए इनको मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोला जाता है। अब इनकी कंडक्टिविटी, इनका जो कंडक्टिविटी है वो कौन कौन से फैक्टर्स द्वारा अफेक्ट होती है, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को तीन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल की, मेटल की नेचर और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। और थर्ड होता है टेम्परेचर, यानी पहला नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तीसरा है हमारा टेम्परेचर। तो ऑन द, यदि हम क्या है किसी हमारे पास क्या है कोई मेटालिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है और हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द पॉजिटिव चार्ज आयंस स्टार्ट वाइब्रेट एंड कोलाइड विद द सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मेटालिक कंडक्टिविटी या मेटालिक कंडक्टेंस कम हो जाता है, ठीक है ना। यदि हम किसी वायर को गर्म करते हैं तो उसमें जो है करंट फ्लो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों, जैसे जैसे वायर गर्म होती है तो उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है मेटल के वो वाइब्रेट करने लगते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो है उसमें क्या करते हैं रुकावट डालते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन पूरे फ्लो नहीं हो पाते। तो जैसे जैसे हमारा क्या है कोई मेटालिक कंडक्टर गर्म होता है तो उसमें करंट, इसका मतलब है कि कम फ्लो हो रही है, राइट। जैसे कुछ मेटल्स दे रखी हैं और उनकी कंडक्टिविटी है, जैसे हमारे पास आयरन है तो उसकी कंडक्टिविटी 1×10⁻³ है। गोल्ड है 4.5×10⁻³ है, यानी लगभग 4-4.5 गुना ज़्यादा है आयरन से। सिल्वर की 6.2 है ×10⁻³ है। सोडियम की 2.1×10⁻³ है। कॉपर की 5.9×10⁻³ है। ग्रेफाइट की 1.2×10, यानी सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी है वो सिल्वर की है, ठीक है। फिर उससे कम किसकी है, कॉपर की। फिर उससे कम किसकी है, गोल्ड की। फिर उससे कम किसकी है, हमारे सोडियम की। फिर उससे कम किसकी है, हमारे आयरन की। फिर सबसे कम है ग्रेफाइट की। मतलब इनमें सबसे कम ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी है। मतलब ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है ना, थोड़ा इजीली नहीं होता है जितना इजीली किस में हो जाता है, सिल्वर के अंदर, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेटालिक कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है, ये मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, राइट। हमारा सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स।
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इन मोल्टन और एक्वस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस की मोल्टन और एक्वस स्टेट में, ठीक है ना, एक्वस स्टेट में करंट का फ्लो आयंस की हेल्प से हो रहा है तब उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में हमने क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पिछले वाले पार्ट्स में हमने पढ़ लिया है, राइट। पार्ट 5-6 में हमने अच्छे से पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, तो उसे ही हम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। उसमें मॉल्टन NaCl का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, HCl, H2SO4, ZnSO4, CuSO4, इनका सबका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था और देखा था कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो आयंस की हेल्प से होती है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को भी क्या है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले तो हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। यदि एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हुआ है अपने आयंस में, तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो पार्शियली हुआ है उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, यानी जो जितना आयंस में कन्वर्ट होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक। दूसरा, साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मोर द साइज ऑफ द आयन, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा आयंस का, ठीक है, उसकी उतनी ही कंडक्टिविटी कम होगी, ध्यान रखना। और ग्रेटर द सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ओवर द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो उतना ही कंडक्टेंस कम होगा। मतलब जितना आयन का साइज बड़ा होगा, तो यहाँ भी आयन का साइज जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ही कंडक्टेंस कम होगा, ये भी हमें ध्यान देना है। थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ग्रेटर इज द आयनाइजेशन एंड हैंस ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। यदि सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा है, जैसे वाटर की पोलैरिटी और सॉल्वेंट की अपेक्षा ज़्यादा होती है, तो फिर क्या है, वाटर के अंदर आयनाइजेशन भी ज़्यादा होता है, फिर उसका कंडक्टेंस भी ज़्यादा आता है किसी सब्सटेंस का जो कोई आयनिक सॉलिड है तो। और सिमिलरली ग्रेटर इज द विस्कोसिटी, और जितना ज़्यादा हमारा सॉल्वेंट गाढ़ा होगा उतना ही क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि उसमें आयंस की मूवमेंट कम होगी। विस्कोसिटी का मतलब एक प्रकार से गाढ़ापन होता है, राइट, ये हमें याद रखना है। फोर्थ हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी आ रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन लेस इज द कंडक्टेंस, राइट, क्योंकि उसमें आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, उतने उससे मूव नहीं कर पाएंगे जितने मूव से वो क्या है, ज़्यादा वाटर के अंदर करेंगे। टेम्परेचर, हाँ, पहले वाले में जो मेटालिक कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है और उसका कंडक्टेंस हमें दे रखा है कि मेरे पास प्योर वाटर है, उसका कंडक्टेंस 3.5 × 10⁻⁵ बहुत कम है। 0.1 मोलर HCl का 3.91 बहुत ज़्यादा है। 0.1 मोलर 0.01 मोलर KCl का 0.14 है। 0.01 मोलर NaCl का 0.12 है। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का 0.07 है। ये HAC का मतलब है एसिटिक एसिड, ठीक है, और 0.01 मोल एसिटिक एसिड का 0.016 है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे क्या है, ये हमारे फैक्टर्स हैं और ये हमारा क्या है, डेफिनेशन, और उसके क्या है कुछ एग्जाम्पल, ये आपको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं, राइट, जो हमको अच्छे से पढ़नी होती हैं। आफ्टर दैट हम क्या है, आगे की बातों को समझेंगे। सबसे पहले ओम्स लॉ सब बच्चों को आना चाहिए। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर करंट फ्लो होगी, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V इक्वल टू, फिर क्या है, मैं इस इक्वल के इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक इक्वल का साइन ले आऊँगा और एक ले आऊँगा कांस्टेंट R, तो V इक्वल टू हो जाएगा IR
ये हमारा ओम्स लॉ है, स्टेटमेंट प्लस फॉर्मूला ध्यान रखना, और आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, आई यहाँ पर करंट है, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक तो यही फर्स्ट डेफिनेशन हो गई हमारी ओम्स लॉ की। दूसरा, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में बी डिफाइन एज द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ करंट, इट डिनोटेड बाई आर, और यूनिट होती है ओम, या तो OHM लिख देते हैं या फिर क्या है इस प्रकार से ग्रीक वर्ड बना देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट की राह में रुकावट। आ गया नहीं, यदि हमारे पास कोई वायर है उसके अंदर क्या है करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या वो गर्म हो जाती है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या फिर क्या है हमने उस वायर से बीच में बल्ब जोड़ दिया है, तो बल्ब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जो वहाँ से करंट को रोक रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट की रास्ते में रुकावट, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट ओम होती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस को दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक तो लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स। ठीक है ना, एक तो लेंथ, इलेक्ट्रोड्स के बीच में लेंथ, यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है दूरी कितनी है, और एक इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये दोनों अफेक्ट करते हैं। तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आयन को उतना ही ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, और जितना कम ये एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा ये एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी L/A। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक तो इक्वल का साइन और एक मैं ले आऊँगा कांस्टेंट, तो R = ρL/A। तो इस प्रकार से मेरा R का एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, R = ρL/A। ठीक है, और यहाँ से क्या है R की यूनिट वही रहेगी ओम या फिर ओम रहेगी। ठीक है ना, और ये जो रो है इसमें रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखना है कि रो जो है वो इस रेजिस्टिविटी कहेंगे या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। तो रेजिस्टेंस से संबंधित जो भी है, एक तो क्या उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट, और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और ये फॉर्मूला सब बच्चों को पता होना चाहिए। और रो क्या होती है इसमें, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भी रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, या तो ये बोल दीजिए, या फिर क्या है रेजिस्टिविटी जो होती है इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए कंडक्टर, यानी यदि L को 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए, A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो यदि इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाए तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी हो जाएगा। इसका मतलब ये है, राइट, रेजिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, जब L 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को मैं रो की टर्म में कैसे लूँगा, RA/L। अब A मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L मेरा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रो किसके बराबर हो गई, रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा ओम सेंटीमीटर। ठीक है ना, या तो ओम सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे या ओम ऐसे लिखेंगे। अब इसमें मीटर भी नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है जो हम कंडक्टिविटी सेल होगी उसमें दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 मीटर में नहीं ले सकते, सेंटीमीटर में ही होती है। तो ज़्यादातर हम क्या है सेंटीमीटर में ही यूनिट यूज़ करेंगे। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। तो इट इज रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, या इनवर्स उल्टा होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इनवर्स होता है और इसे G से डिनोट करते हैं। और G जो होता है वो 1/R होता है, G होता है 1/R। ठीक है ना, अब R का फॉर्मूला हम पहले से पढ़ के आए हैं, ρL/A। ठीक है ना, अब A आ जाएगा मेरा ऊपर, तो G = A ρL हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा क्या है कंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है। एक और हम क्या है जो यहाँ पर हमारा 1/ρ है ना, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। 1/ρ को कंडक्टिविटी बोलते हैं, 1/ρ कंडक्टिविटी। तो G = K × A/L भी हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला क्या है, के नहीं है, इसको कप्पा बोलते हैं वैसे, लेकिन अब इसको के ही बोलेंगे। तो इस प्रकार से क्या है
ये हो गया मेरा कंडक्टेंस। अब क्योंकि ओम की यूनिट, आर की यूनिट ओम होती है, अब 1/r क्या होता है कंडक्टेंस, तो इसकी यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगी। ओम इनवर्स को ओम ऐसे बोल सकते हैं या MHO भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ओम इनवर्स को हम साइमेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइमेंस। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये हमारा कंडक्टेंस हो गया। इसमें भी हमें डेफिनेशन, उसे किससे डिनोट करते हैं, उसके फॉर्मूले प्लस उससे यूनिट, ये हमें 3-4 बातें ध्यान रखनी है कंडक्टेंस में भी। कंडक्टेंस का और रेजिस्टेंस का मतलब है कि रेजिस्टेंस में तो ये है कि आयंस को कितना मुश्किल हो रहा है किसी इलेक्ट्रोलाइट पे जाना, इलेक्ट्रोड पे जाना, और कंडक्टेंस में कितनी आसानी से हमारा क्या है आयन पहुंच रहा है, ठीक है ना, उसे कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस का मतलब है कितनी आसानी से हमारा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि कितनी मुश्किल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ये होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो हमारी कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आ गया, हम कप्पा से डिनोट करते हैं। ग्रीक वर्ड होता है, इसे कप्पा यानी और के की तरह बनाते हैं इसको हम। तो इसको डेफिनेशन के, इट मे बी डिफाइन एज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी मेरी क्या थी, रेजिस्टिविटी हमारी थी उससे डिनोट करते थे हम, रेजिस्टिविटी को हम जो है वो हम डिनोट करते थे रो से, आ रहा है नहीं। तो कंडक्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इट मे बी डिफाइन एज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो K = 1/ρ हो जाएगा। लेकिन इसकी एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि कंडक्टिविटी मे बी डिफाइन एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, ऐसे बोल दीजिए। या कंडक्टिविटी में भी डिफाइन एज द कंडक्टिविटी में भी डिफाइन एज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। और इसे हम K से डिनोट करते हैं यानी कप्पा से। ये 1/ρ होता है, ठीक है ना, 1/ρ, ठीक है। अब हमें क्या है, कप्पा = हो जाएगा, रो का फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे 1/ρ का, ठीक है ना। तो कप्पा = 1/ρ, ठीक है। तो रो होता है RA/L, ठीक है। तो RA आ जाएगा नीचे, L चला जाएगा ऊपर, तो L/RA हो जाएगा, ठीक। यूनिट हो जाती है इसकी, क्योंकि उसकी यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और सेंटीमीटर इनवर्स को साइमेंस भी बोल सकते हैं, तो साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। कंडक्टिविटी की ध्यान रखना है। और इसका एक फार्मूला और होता है कि L/A। अब मैं क्या काम करूँगा, R की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा K में, तो R की मल्टीप्लाई तो मैंने K में कर दी। और L/A होता है एक वर्ड सेल कांस्टेंट, L/A = कप्पा × R, यानी L/A सेल कांस्टेंट है। तो कंडीशन एक क्वेश्चन और बन गया, सेल कांस्टेंट बराबर कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। तो यदि हमें कंडक्टिविटी दे रखी हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो मैं सेल कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। अब सेल कांस्टेंट होता क्या है एक्चुअल में, सेल कांस्टेंट होता है, इट मे बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। आ रहा है, एक तो एरिया इलेक्ट्रोड और उनके बीच की डिस्टेंस, आ रहा है, पर्टिकुलर यूनिट्स पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए कांस्टेंट होती है, तो उसे ही बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और G* से डिनोट करते हैं। तो G* = L/A हो जाएगा। और इसकी यूनिट आपको बताइए है कि L की सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, आगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट, और ये सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस आ रहा है। और सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला, उसका डिनोट कर कैसे करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, राइट। ये आपको कंडक्टिविटी के बारे में और सेल कांस्टेंट के बारे में इतना पता होना चाहिए। अब कंडक्टिविटी के बारे में और हम जो पढ़ते हैं, जो पेपर में मोस्टली आती है और NCERT के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो होता है इसका वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी डाइल्यूशन। यानी हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, यानी उसमें पानी ऐड करते हैं, तो फिर उसकी कंडक्टिविटी किस प्रकार से चेंज होती है। तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। यदि मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एक बीकर है, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, इसके अंदर मैंने कोई क्या है 1 लीटर वाटर के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, ठीक है ना। अब मैंने बताया था पहले डेफिनेशन में कि 1 ml के अंदर प्रेजेंट आयंस का जितना कंडक्टेंस होता है उसे ही हम उसकी कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो मैंने देखा कि 1 ml के अंदर 8 आयंस प्रेजेंट है। ये मैं एक रफ कैलकुलेशन ले रहा हूँ, ठीक है ना।
1 ml के अंदर 8 आयन्स है। अब मैंने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर ऐड करने के बाद उसमें 1 ml फिर पिक करा मैंने, तो मेरे पास आयन आ गए 4 आयन आ गए। तो मैंने डाइल्यूट करा उसको, यानी पानी ऐड किया। तो पानी ऐड करने से क्या हो गया, 1 ml के अंदर यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूट करोगे तो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे, यानी 1 ml के अंदर प्रेजेंट जो आयंस की संख्या है वो कम होती चली जाएगी यदि मैं उसमें पानी ऐड करूँगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन के साथ है, तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीज ऑन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यदि मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो किसी इलेक्ट्रोलाइट की तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने एक बीकर ले लिया, वहाँ पे हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसमें वाटर इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है, लेकिन मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट कम है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रोलाइट कम है तो 1 ml में मैंने देखा कि 4 आयंस है, जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो उसी 1 ml में 8 आयंस हो गए। तो अब इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा आएगा, या कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा आएगी, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इसमें बढ़ जाएंगे, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। कंडक्टिविटी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, राइट। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होता है जब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, किसी दिए हुए वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व हो, तो उसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मतलब मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर वाटर मेरे पास चाहे कितना भी, 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन जिस इलेक्ट्रोलाइट को मैं इसमें घोल रहा हूँ उसका 1 मोल घुला होना चाहिए। अब इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जितनी कंडक्टेंस आता है उसे उसकी क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी मोलर कंडक्टिविटी में बी डिफाइन एज द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण किसी सॉल्यूशन की जितनी कंडक्टेंस आता है उसे उसकी मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और इसको हम लैम्बडा एम से डिनोट करते हैं। ये जो उल्टा वी बना देते हैं इसे लैम्बडा बोलते हैं, और उसके साइड में लग देते हैं छोटा सा एम, तो लैम्बडा एम हो गया मेरा मोलर कंडक्टिविटी। इसका जो फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, या सी जो होती है वो मोलरिटी होती है, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम भी आप कह सकते हो, ठीक है। के कंडक्टिविटी है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो ध्यान रखना है ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला प्लस ये सारा बीकर जो है अच्छे से समझ लेना है, राइट। तो मोलर कंडक्टिविटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस पार्ट का। अब हम देखेंगे कि हम ऐसे मानते हैं कि सी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सी मोल वो 1000 ml में डिजॉल्व है, सी मोल 1000 ml में डिजॉल्व है, तो 1 मोल कितने उसमें डिजॉल्व होगा? तो 1000 इंटू 1 अपॉन सी, यानी 1000 अपॉन सी एम एल में। जब सी एम एल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1000, सी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1000 ml में है, तो 1 मोल कितने में होगा? 1000 अपॉन सी। अब 1000 अपॉन सी ये हो गया 1 मोल का वॉल्यूम, ध्यान रखना 1 मोल का वॉल्यूम हो गया 1000 अपॉन सी। अब मुझे पता है कि कंडक्टेंस 1 ml का, अभी मैं पीछे पढ़ के आया हूँ डेफिनेशन कंडक्टिविटी की, कि 1 ml का कंडक्टेंस जो होता है उसे कप्पा बोलते हैं, उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो 1000 अपॉन सी एम एल को बोलते हैं 1000 इंटू कप्पा अपॉन सी, और 1000 इंटू कप्पा अपॉन सी क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम, और 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। यदि किसी सब्सटेंस का 1 मोल किसी में घुला हो तो उसे मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना है हमारा, लैम्बडा एम इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा 1000 इंटू के अपॉन सी, या कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होती है वो ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। ये ध्यान रखना है, एक तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन और एक मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वेरिएशन विद कंसंट्रेशन या वेरिएशन विद डाइल्यूशन। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, यदि मैं कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, तो ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, यानी मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने से घट जाती है, ये ध्यान रखना है। और इसका आंसर क्या होगा?
बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन जैसे जैसे मैं क्या है कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो आयंस की मोबिलिटी घट जाएगी। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में सोडियम आयन और मैंने NaCl को घोल रखा है वाटर के अंदर, और जब वाटर के अंदर NaCl को घोल रखा है तो Na के चारों तरफ Cl माइनस आयन है और Cl के चारों तरफ Na प्लस आयन है। Na के चारों तरफ 4 Cl माइनस है और एक Cl माइनस के चारों तरफ 4 Na प्लस है। ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया, राइट। अब मैंने इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन यानी और भी मैंने इसके अंदर NaCl ऐड कर दिया, ठीक है। जब मैंने NaCl को दुगना कर दिया, एज्यूम करो मैंने दुगना कर दिया, तो सोडियम के ऊपर क्लोराइड आयन की संख्या और क्लोराइड के ऊपर सोडियम आयन की संख्या भी डबल हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो आयंस की मूवमेंट मतलब क्या है कि क्लोरीन तो जाएगा एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और सोडियम जाएगा नेगेटिव। ये हमारा क्या है, ये तो हमारी होगी पॉजिटिव प्लेट, वो नेगेटिव, ये तो होगी हमारी नेगेटिव प्लेट और ये होगी हमारी पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना। तो मूवमेंट क्या है, क्लोरीन की पॉजिटिव प्लेट की तरफ और सोडियम की इधर तो कम हो जाएगी, क्योंकि ये अब भारी हो गए पहले से। पहले ये आसानी से चल सकते थे क्योंकि इनके ऊपर आयन का एक्यूमुलेशन कम था, अब आयन का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा तो इनकी मूवमेंट कम हो जाएगी। मूवमेंट को ही मोबिलिटी बोलते हैं। जब मोबिलिटी आयंस कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी भी, मोलर कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी घट जाती है क्योंकि आयंस की मोबिलिटी कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा क्या है, नोट करके ध्यान रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी और वीक की डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि सेम कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, सेम कंसंट्रेशन के लिए हायर होती है स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने रेस्पेक्टिव आयंस में जैसे उसको पानी में डालते हैं, लेकिन वीक ऐसा नहीं होता है। यदि मैं KCl को पानी में डालूंगा तो पूरा डिजोल्व हो जाएगा 1 मोल, और 1 मोल CH3COOH को डालूंगा तो कंप्लीट डिजोल्व नहीं होगा। तो क्योंकि CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, तो उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम आएगी और KCl के लिए ज़्यादा आएगी फॉर सेम कंसंट्रेशन। ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि भाई ऑन इंक्रीजिंग द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है ना, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब हमें पढ़ना है ग्राफ पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफ इस प्रकार से आता है, ठीक है, कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कंसंट्रेशन को घटा रहा हूँ, तो इधर से इधर जाने पर कंसंट्रेशन घट रही है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर क्या है वो इस प्रकार से बढ़ती रहेगी, ठीक है, और कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीट डिसोसिएशन हम नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि क्या है उसको इनफाइनाइट तक डाइल्यूट करना पड़ेगा, तब हम क्या है उसको कंप्लीट डिसोसिएट मानेंगे, और इनफाइनाइट तक डाइल्यूट करना किसी बीकर के अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट को पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस प्रकार से आता है, वो टच नहीं करता है, ठीक है ना, लाइन को, जिससे कि क्या है उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है। दूसरे केस में क्या है, हमारे पास है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने हैं, तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे आएगा। तो यहाँ से मैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया हमारा। तो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस सी ग्राफ इस प्रकार से दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वर्ड आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो पता है कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जितना कंडक्टेंस आता है, होता लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वही, लेकिन वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, इसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे डिनोट करते हैं लैम्बडा 0m या फिर लैम्बडा इनफाइनाइट m से, लैम्बडा 0m या लैम्बडा इनफाइनाइट m। जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब हुआ जीरो कंसंट्रेशन पे, और इनफाइनाइट का मतलब हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और जीरो कंसंट्रेशन पे जितनी कंडक्टेंस आएगा उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट भी वही होती है जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है, ठीक है। तो नोट करके ध्यान रखना है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 वे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि यदि मैं यहाँ से मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आया है
अब इसको मैं सीधा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी, और इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा क्योंकि ये जाता ऊपर ही रहा है तो कहीं पर ऊपर मिलेगा, तो यहाँ पर ये टच करेगा। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब है मैं डॉट 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 करके इसे मिला दूंगा तो यहाँ पर टच करेगा, तो यहाँ पे टच करने पर इसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैं कैलकुलेट कर लूँगा ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके। लेकिन यहाँ पर ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया जा सकता, तो वी के केस में तो निकाली नहीं जा सकती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन क्या है स्ट्रॉन्ग के केस में हम क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं। एक तो टू एक्स्ट्रापोलेट द ग्राफ ऑफ लैम्बडा एम वर्सेस सी, और बाय यूजिंग डिबे-हकल ऑन-सेगर इक्वेशन। एक ये इक्वेशन होती है डिबे-हकल ऑन-सेगर इक्वेशन, इससे भी हम क्या है हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी तो आ जाएगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी से, ए कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू दी होगी और कंसंट्रेशन दी होगी, तो लैम्बडा 0 एम निकाल लूँगा मैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ए कांस्टेंट ए होता है, कहीं पे बी होता है, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये रिएक्शन डिबे-हकल ऑन-सेगर इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। वीक के लिए नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, आ गया नहीं, ठीक है ना। वीक के लिए हम नहीं, एक तो ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं कर सकते, और इस इक्वेशन से भी हम क्या है वीक का क्या नहीं निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारे पास यदि मैं इसका कंपेरिजन y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कराऊंगा, तो जो मेरा ये इसमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से ये रूट सी आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी वाई एक्सिस पे आ जाएगा, और ये हमारा नीचे की तरफ होगा, जो हमारा इंटरसेप्ट यहाँ पे कहीं टच करेगा वो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को बताएगा, और एम जो है वो नेगेटिव में नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। एम होगा स्लोप होगा माइनस ए जो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ हमारा वही बन गया जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था, ठीक। अब क्वेश्चन है यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम फिर कैसे निकालें भाई, हम इससे नहीं निकाल सकते ग्राफ से, हम ऑन-सेगर इक्वेशन यूज़ करके नहीं निकाल सकते, तो फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए हमें पढ़ना होता है कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इससे आप मोलर कंडक्टिविटी, इससे आप स्ट्रॉन्ग की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं और वीक की भी निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग की तो आप पहले भी निकाल सकते थे ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके, और जो हमारी इक्वेशन थी डिबे-हकल ऑन-सेगर इक्वेशन, लेकिन क्या है कोलरास लॉ से आप स्ट्रॉन्ग की भी निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और वीक की भी निकाल सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग की कैसे निकालेंगे और वीक की कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कोलरास लॉ पढ़ेंगे क्या है। कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या दिस लॉ स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte can be represented as the sum of individual contributions anion and cation of the electrolyte। मतलब क्या है कि यदि मुझे NaCl की क्या निकालनी हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो मुझे इसके आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सम करना पड़ेगा। यदि मैं इसके आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सम कर दूंगा तो मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी NaCl की। ऐसे ही CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसके आयंस की, इसमें दो प्रकार के आयन थे एसीटेट आयन और H+ आयन, यदि इनकी मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए, ठीक है, तो उसका सम करके मैं इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। जब मैं कंपाउंड की निकालूंगा तो बड़ा लैम्बडा लिखूंगा, और जब मैं आयन की निकाल दूंगा छोटा लैम्बडा लिखूंगा। ये बड़ा लैम्बडा है और ये छोटा लैम्बडा है, ठीक है। वाटर की कैसे निकलेगी, लैम्बडा MH2O इक्वल टू लैम्बडा 0H+, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH- आयन। और यदि इसकी कोई संख्या जैसे CaCl2 का निकालना है, तो Cl2 दो है इसमें, तो लैम्बडा MCaCl2 कैसे निकलेगा, स्मॉल लैम्बडा 0 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम आयन प्लस 2 लैम्बडा Cl-, उसमें 2 Cl- है, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन क्या है हम ऐसे उसको निकाल लेंगे। हम यहाँ ऐसे निकाल लेंगे जैसे हमारे पास लैम्बडा नॉट M CaCl2 निकालना है, तो लैम्बडा नॉट Ca प्लस 2 लैम्बडा नॉट Cl-, इस प्रकार से निकाल लेंगे यदि नंबर हमारा इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, दो फॉर्मूले आपको और ध्यान रखने हैं। एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट नहीं होते हैं तो उनकी डिग्री निकालनी पड़ती है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं और टोटल कितने हैं, तो उसको लैम्बडा M अपॉन लैम्बडा नॉट M, यानी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा में मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में एक रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना है।
और एक डिसोसिएशन कांस्टेंट, यदि वो एसिड है उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला तो K इक्वल टू 1 C∝² 1 माइनस अल्फा, एक ये फार्मूला होता है। ये दोनों फार्मूले भी हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलवाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसको अल्फा से डिनोट करते हैं और लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा नॉट एम उससे निकाल लेते हैं फार्मूला लगा के, और डिसोसिएशन कांस्टेंट C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इसकी क्या है, कोलरास लॉ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कोलरास लॉ से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो कोलरास लॉ से क्या कर सकते हो आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, वीक की भी और स्ट्रॉन्ग की भी। पहली बात, इससे आप जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी और मोलर कंडक्टिविटी पता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन पता है तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, जैसे अभी मैंने फार्मूला बताया। और एक इससे आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस प्रकार से क्या है, आप इससे कुछ वैल्यूज़ पुट कर सकते हो और निकाल सकते हो। ये हमारा कोलरास लॉ हो गया, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस हो गए, अल्फा का फार्मूला हो गया, के का फार्मूला हो गया, राइट। ये हमको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। अब ये टॉपिक हमारा पूरा कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने पढ़ा ओम्स लॉ, पहले तो मेटालिक कंडक्टर पढ़ा, उसको फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक फिर उसको क्या है आयनिक कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, उसको फैक्टर अफेक्टिंग, फिर उसके बाद ओम्स लॉ, उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बाद कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी, ठीक है, फिर मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ग्राफ, उनके वेरिएशन, सब कुछ आपको क्या है प्रॉपर्ली याद रखना है, हर फार्मूला, ठीक है। अब हम क्या है कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इन फार्मूले पर बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.5 NCERT की, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल आर दे दिया, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद ए 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। यानी केस फर्स्ट में हमें 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन दे रखा है और उसके लिए आर दे रखा है 100 ओम, ठीक है, और उसकी कंडक्टिविटी भी दे रखी है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद इतने मोल ऑफ KCl इज इतने ओम। अब हमें दूसरे केस में भी क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखा है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 सेंटीमीटर एस मीटर इनवर्स। मतलब हमें क्या है, एक तो K दे रखा है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी दे रखी है 1.29 सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके, तो K है और हमारे पास क्या है R है, 0.1 मोल पर लीटर KCl की कंसंट्रेशन वाली सेल का रहा है। फिर मैं यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लूँगा, तो सेल कांस्टेंट अभी मैंने पीछे फार्मूला पढ़ा कप्पा इंटू आर। अब L/A सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कप्पा मेरा 1.29 10⁻⁻² और आर मेरा 100 है, मल्टीप्लाई करके मेरा L/A आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब केस सेकंड में क्या दे रखा है, हमें कंसंट्रेशन दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर, आर दे रखा है 520 और L/A वही होगा जो मैं पहली वाली सेल का निकाल के लाया हूँ, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। L/A आ गया इतना, आर है L/A है, तो यहाँ से फिर मैं कंडक्टिविटी निकालूंगा। तो पहला तो आ गया मेरा कि कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आ गया मेरा कप्पा सेल कांस्टेंट अपॉन आर, तो 1.29 अपॉन 520, क्योंकि 0.02 के वाले के लिए आर 520 है, तो के मेरा 0.248 आ गया, तो कंडक्टिविटी आ गई। अब कंसंट्रेशन मुझे पता है 0.02 है और कंडक्टिविटी मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ, तो मेरे पास लैम्बडा यानी मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, वैल्यू पुट करूँगा कप्पा की और सी की, और क्या आ जाएगा इसके अंदर लैम्बडा एम आ जाएगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट से मैं L/A निकाल के दूसरे वाले में रख के कंडक्टिविटी निकाल लूँगा, फिर बाद में कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले में लग के मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर दूंगा। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3.6, 3.5 तो कर लिया, 3.6 क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर, यानी सी आपको 0.05 मोल पर लीटर लिख दिया, ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कंसंट्रेशन उस कॉलम की 0.05
मोल पर लीटर उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और डी है उसका 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, और लेंथ उनके बीच की जो है वो 50, एल जो है 50 सेंटीमीटर है। तो रेडियस, पहले डायमीटर दे रखा है तो रेडियस आधी हो जाएगी, और रेजिस्टेंस दे रखा है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। रेजिस्टेंस एल है, आर है, डी है, सी है। तो मैं क्या काम करूँगा, मुझसे पूछा है कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन एल, आर है, ए नहीं है, एल है। तो ए कैसे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या वाला माना जाता है, इसको एक बेलन नुमा माना जाता है, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं उनको एक प्रकार से बेलन माना जाता है, और उसका जो वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई 3.14 हो गया, आर मेरे पास 0.5, 0.5, तो मेरे पास एरिया आ गया। अब रो क्या होता है, रो मैंने बताया आर इंटू ए अपॉन एल। अब आर मेरे पास है, ए है मेरे पास, और एल है मेरे पास, तो मेरे पास रो आ गया। पहला हो तो वो आ गया रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी दूसरा निकालना है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, तो कंडक्टिविटी 1/रो हो जाएगी, और रो मैं अभी निकाल के लाया हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एस सेंटीमीटर, यानी कप्पा आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी भी आ गई, क्योंकि मैंने कंडक्टिविटी भी आ गई। अब कंडक्टिविटी पता है और कंसंट्रेशन यदि हमें पता है तो मोलर कंडक्टिविटी जाएगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। कप्पा है, 1000 है, सी है, वैल्यू पुट करके मेरा क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है ना। यूनिट हमें लिखनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी यूनिट पर भी हमारा आधा नंबर रिड्यूस कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। अब हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है CaCl2 की और MgCl2 की, MgSO4 की, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो ये हमारा कोलरास लॉ से क्वेश्चन है। मैंने बताया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है CaCl2 की, तो फिर क्या है, कैल्शियम आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी +2 और Cl- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब एक टेबल बनी हुई है, टेबल 3.4 बुक में, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको बना दिया है। इसमें हमें कैल्शियम आयन की और Cl आयन की कंसंट्रेशन देखना है, कंडक्टिविटी देखनी है। तो कैल्शियम आयन की तो 119 यानी 119 है, और क्लोराइड आयन की 76.3 है। 119 प्लस 2 गुणा 76.3, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास 271.6 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गई मेरी कैल्शियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी MgSO4 की निकालनी है, तो Mg आयन की देख लेंगे और सल्फेट आयन की। अभी तो बुक में बनी हुई है, लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आपको वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके आयंस की देगा, ठीक है ना। तो अब जस्ट आपको क्या है, ऐड करना है, बस मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, या जहाँ पर क्या है, या 2 हो 3 हो इस प्रकार से आयंस हो, उसकी मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। 3.7 एग्जाम्पल। 3.8 एग्जाम्पल देखिए। अब 3.8 एग्जाम्पल में हमसे पूछा है कि लैम्बडा एम फॉर NaCl, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके या उनसे अगर इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और सोडियम एसीटेट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनकी तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको दे रखी है, और हमसे कैलकुलेट करवा रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड की। एसिडिक एसिड, AC का मतलब है CH3COO, यानी एसिटेट आयन, उसमें H जोड़ देंगे तो CH3COOH हो जाएगा। NaAC का मतलब है CH3COONa, यानी Na, और ये AC होता है CH3COO-। HAC का मतलब है CH3COOH, हाँ H तो अलग हो गया, AC का मतलब CH3COO-। अब मैं इनके बीच में एक रिएक्शन लिखूंगा, CH3COONa प्लस HCl, और तो रिएक्शन होती है CH3COOH प्लस NaCl। मुझे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़कर NaCl को इधर ले जाऊंगा और इसको मैं इसमें घटा दूंगा। तो मैं जब इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालूंगा तो इन दोनों की जोड़ूंगा, इन दोनों की, और उसमें से NaCl की घटा दूंगा। तो ये मुझे पता है दोनों की, इससे घटाऊंगा तो मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी, एसिटिक एसिड की। तो इस प्रकार से हम किसी कंपाउंड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि हम उनके बीच में होने वाले रिएक्शन के बारे में हमें पता है तो। अब हमारे पास नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3.9। एग्जाम्पल 3.9 क्या है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज दिस, यानी आपको C दे रखी है एक तो कंसंट्रेशन, और एक कप्पा दे दिया, मोल कह दिया ना, कंडक्टिविटी दे दी तो कप्पा दे दिया, ठीक है ना। जब C है और कप्पा है, और आपको कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, K आपसे निकलवा रहा है, ठीक है, K आपसे निकलवा रहा है, और इट इफ
कल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इतनी, तो C है, K है, लैम्बडा नॉट M है, लैम्बडा 0 M है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, अल्फ़ा निकाल लोगे। सबसे पहले तो अल्फ़ा निकालनी है, फिर K निकलेगा, क्योंकि जब तक अल्फ़ा नहीं निकलेगा, तो अब अल्फ़ा निकालने के लिए चाहिए मुझे मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी नहीं दे रखी, तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालूंगा। उसके लिए कप्पा है C है, K और C है, तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू पुट करके निकाल लूँगा। मोलर कंडक्टिविटी आ गई इतनी। अब मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेरे पास गिवन है 390.5, वैल्यू पुट करके मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया 0.1233, ठीक है। अब अल्फ़ा मेरे पास आ गया तो K आ जाएगा, क्योंकि C मुझे दे रखा है कितना 0.001028, C है, अल्फ़ा मेरे पास 0.1233 मल्टीप्लाई कर लूँगा, 1 माइनस अल्फ़ा माइनस कर दूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा K, ठीक है। इस प्रकार से मैं क्या है एग्जाम्पल 3.9 से सॉल्व करके अल्फ़ा निकाल लूँगा और K निकाल लूँगा, लेकिन सबसे पहले निकालनी पड़ेगी मुझे मोलर कंडक्टिविटी, उसके लिए मुझे सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर इन टेस्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 इन टेस्ट क्वेश्चन है, 3.7, 3.8 और 3.9। तो 3.7 को कैसे कैलकुलेट करोगे। 3.7 कह रहा है कि वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो मैंने वेरिएशन में बताया था कि क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं, जब डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाते हैं, जिसके कारण कंडक्टिविटी घट जाती है। तो ये मैंने पहले बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट है ये कि भी सजेस्ट ए वे ऑफ डिटरमाइनिंग द लैम्बडा नॉट एम वैल्यू ऑफ वाटर। एक आपको तरीका बताना है जिससे कि क्या है हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव वाटर की निकाल सकें। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर कैसे निकालोगे, उसके आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम करके कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर क्या है वाटर की रिएक्शन होती है HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अब NaCl, HCl और NaOH ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर मेरा वीक है, ठीक है। तो HCl और NaOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़कर उसमें से किसकी मोलर कंडक्टिविटी बता देंगे, NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर की आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाटर की कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इन टेस्ट क्वेश्चन 3.9 है। 3.9 इन टेस्ट क्वेश्चन में द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनॉइक एसिड इज 46.1 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन दैट लैम्बडा नॉट H प्लस आयन इतना दे रखा है और लैम्बडा HCOO माइनस आयन इतना दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.025, लैम्बडा M भी दे रखी है 46.1, यानी मोलर कंडक्टिविटी भी है और क्या है कंसंट्रेशन भी है। अल्फा मुझे निकालना है और K निकालना है। मैंने पीछे बताया अल्फा निकालने के लिए चाहिए मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले मैं इसकी निकालूंगा HCOOH की, तो उसके आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दूंगा जो मुझे दे रखी हैं दोनों। तो मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूंगा, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है तो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से अल्फा आ जाएगा। अल्फा है C है मेरे पास, तो K आ जाएगा, K आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो वैल्यू पुट करके मैं क्या यहाँ से K निकाल लूँगा, तो K मेरे पास इतना आ जाएगा, राइट। जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंडक्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और इससे पहले भी आप जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो हैं, ठीक है, आप उन्हें प्रॉपरली देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस उसमें सारे NCERT के एग्जाम्पल सॉल्व हुए हैं, सारे NCERT के इंटेस्ट क्वेश्चन हैं और सारे NCERT की थ्योरी जो भी पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी होनी चाहिए वो सारी पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी है। और जो भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है प्रॉपरली बताया गया है, ठीक है। तो आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप इस वीडियोज़ को, ठीक है ना, देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट्स को प्रॉपरली रीड करेंगे, ठीक है, तो आप हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में क्या है गलत ना होगा, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को देखिए, ठीक है, और अपने जो भी क्वेरीज हैं उन्हें क्लियर करिए। ओके, थैंक्स।